दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसको सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। चाइना के बैंक अकाउंट्स में पड़े हैं कुछ 19 ट्रिलियन डॉलर्स, मतलब इनके पूरे साल भर से ज्यादा की कमाई। उसके बाद भी चाइना की इकोनॉमी जो है वो क्रैश होने वाली है। और ये सिर्फ चाइना की प्रॉब्लम नहीं है, इसका इम्पैक्ट और इसका ब्लास्ट पूरी दुनिया फील करेगी। क्योंकि जो मैं आज आपको रिवील करने वाला हूं वो है चाइना की इनसाइड स्कैम स्टोरी। इमेजिन करो, एक इकोनॉमी में ब्रिज बनता है और वो बार बार तोड़ दिया जाता है, फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसकी वजह से आपका जीडीपी तो बढ़ता है बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है, पर क्या इसका रियल इम्पैक्ट आपके लोगों को फील हो रहा है? क्या रियल ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में? ये है कुछ स्टोरी चाइना की, तो शुरू करते हैं। The housing crisis in China upending long-held values such as the belief in the need. This regime does not want us to know what's going on, and they're going to continue. These are closing all over China because we're not taking their product. We don't want their product. 所以它这个之前 देखो, ये एम्प्टी एक्सप्रेसवे बिलियंस ऑफ युआन खर्चा करके बनाया गया था, लेकिन आज ये अधूरा पड़ा है। यही है चाइना की इकोनॉमी की रियल पिक्चर। जिस देश को हम समझते थे दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वो आज बन गया एक टिकिंग टाइम बॉम्ब। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि चाइना खुद अपनी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है। आज मैं एक्सपोज करूंगा कि कैसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने ही सिटीजन्स को इकोनॉमिक स्लेव्स बना दिया और कैसे ये पूरा सिस्टम एक दिन में क्रैश हो जाएगा। दोस्तों, चाइना की सबसे बड़ी समस्या ये है कि चाइनीज लोग स्पेंड ही नहीं करते। ये कोई मजाक नहीं है, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स देता हूं। अमेरिका में अगर $100 कमाते हैं लोग तो $70 खर्चा कर देते हैं, लेकिन चाइना में सिर्फ $40 खर्च होता है। मतलब चाइनीज सिटीजन्स बस पैसा जोड़कर रखते हैं, खर्चा ही नहीं करते। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, मैं आपको रियल डेटा दे रहा हूं इसका। हर 100 युआन कमाने पर चाइनीज लोग सिर्फ 32 युआन सेव करते हैं। अमेरिकन क्या करते हैं, वो सिर्फ $4 सेव करते हैं। इसका रिजल्ट ये है कि चाइना के बैंक में पड़ा है कुछ 140 ट्रिलियन युआन, यानी कि कुछ 19 ट्रिलियन डॉलर। अब सवाल ये है कि क्यों चाइनीज लोग इतना पैसा बचाते हैं और खर्चा नहीं करते? अब इसका जवाब देते हैं हम हिस्ट्री से। कुछ 65 साल पहले माओ जेडोंग के टाइम पर एक ऐसा अकाल पड़ा था जिसमें कुछ 5.5 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी। और जो लोग उस वाले टाइम से अभी तक हैं, जो उन लोगों ने वो वाली चीज देखी है, इतनी फेमाइन का सिनेरियो देखा है, तो नाउ दे बेसिकली फील कि उनको पैसा बचाना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब वो वाला अकाल पड़ा था उस वाले टाइम पे गवर्नमेंट ने सारी प्रॉपर्टी छीन ली थी इन लोगों से और इनको कुछ नहीं दिया था। तो अब पीपल फील कि अब हमें ये वाला टाइम है कि अगर हम पैसे बचाएंगे और कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम ये वाले पैसे को यूज करके अपना गुजारा कर सकते हैं। और ये वाली प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ पुराने लोगों के लिए नहीं है, बट आज के जमाने में जो लोग प्रॉस्पेरिटी में पैदा हुए हैं उनके लिए भी है। बिकॉज जो सोशल वैल्यू है या फिर सोशल स्टेटस है चाइना में, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज है। तो जो यूथ पैसा कमा भी रहा है वो पैसा सेव इसलिए भी करता है बिकॉज उनको लगता है कि हम इस पैसे को धीरे धीरे जोड़ के हम प्रॉपर्टी बनाएंगे ताकि जो हमारी सोशल स्टेटस है वो इंप्रूव हो जाए चाइना में और चाइनीज इकोनॉमी में। चाइना की हेल्थ केयर और पेंशन सिस्टम देखो तो और भी डर लगेगा। कम्युनिस्ट पार्टी कहती है सोशलिस्ट आइडियाज की, लेकिन सोशल सर्विसेज बिल्कुल खराब है। अर्बन पेंशन सिस्टम में अगर लकी हो तो कुछ $460 मिलेंगे बस आपको मंथली, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ लिविंग से भी बहुत ज्यादा कम है सिटीज में। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि 2/3 मतलब 66% ऑफ चाइनीज पॉपुलेशन को सिर्फ $25 मंथली पेंशन मिलती है। सिर्फ $25 मतलब कुछ नहीं। 2035 तक तो चाइनीज पेंशन सिस्टम कंप्लीटली खत्म हो जाएगा एजिंग क्राइसिस की वजह से। मतलब जो लोग आज यंग है उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए खुद सेव करना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम इसलिए भी आती है बिकॉज एक वन चाइल्ड वन पॉलिसी इंप्लीमेंट करा था चाइना में, जिसकी वजह से चाइनीज पेरेंट्स के पास सिर्फ एक ही चाइल्ड है तो वो कैसे अपने माँ बाप का ख्याल रखेगा। इसलिए एक्स्ट्रा पैसा बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम जिसके बारे में हमने बात करी थी ये बहुत पुरानी है। 2022 से सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रिकॉर्ड लो पर है चाइना में। जॉब मार्केट में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डबल डिजिट्स में है। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रैपिडली बढ़ रही है। प्रॉपर्टी प्राइसेस 2017 के लेवल तक गिर गए हैं। मतलब होम ओनर्स की वेल्थ एक्चुअली में बहुत ज्यादा इरोड हो गई है। जब भी इकोनॉमी में ये टाइप की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स आती हैं लोग और ज्यादा सेव करने लगते हैं क्योंकि फ्यूचर बहुत ज्यादा अनसर्टेन लगता है। अमेरिका में भी 2020-21 में कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स आई थी जिसकी वजह से सेविंग्स जो हैं वो 32% तक पहुंच गई थी, बट धीरे धीरे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वापस से इंप्रूव हुआ, इसलिए स्पेंडिंग और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन चाइना में 3 साल से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा लो है क्योंकि उनकी हाउसिंग मार्केट, स्टेट एंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो सब ब्रोकन है। अब मैं आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग ट्रूथ बताता हूं, चाइनीज लोग पैसा सेव तो कर रहे हैं लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अमेरिका में 60% से ज्यादा लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, मोस्टली रिटायरमेंट अकाउंट्स के थ्रू। टाइम के साथ ये स्टॉक ग्रो होते हैं, लेकिन चाइना में इवन वॉरेन बुफे भी स्ट्रगल करेगा। चाइना के बिगेस्ट स्टॉक मिक्स जो है उसमें कोई लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं है, सिर्फ वॉलेटिलिटी है। चाइना में सिर्फ 220 मिलियन लोग यानी 16% पॉपुलेशन है जो सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट कर रही है। बाकी सब अपना पैसा या तो बैंक डिपॉजिट्स में रखते हैं, गोल्ड में या फिर रियल एस्टेट में। ये सेफर है लेकिन ग्रो नहीं करता यूएस स्टॉक मार्केट जितना। अब मैं आपको एक देता हूं रियल एग्जांपल से, आपको ये वाली बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एवरेज चाइनीज सिटीजन की जो डिस्पोजेबल इनकम है दैट इज 41,000 युआन ईयरली, मतलब कुछ $5,700। वो इसमें से 32% सेव करता है, मतलब $150 मंथली। अगर वो 30 साल तक कुछ 1.5% रेट पर भी सेव करे तो उसको सिर्फ मिलेंगे $70,000। अमेरिका में सेम $150 मंथली अगर आप सेव कर रहे हो, इसको 10% स्टॉक रिटर्न्स के साथ 30 साल बाद बन जाएंगे ये कुछ $300,000। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक जो चाइना में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और जो इकोनॉमी में दिख रही है, इसका रियल विलेन कौन है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी खुद रियल विलेन है। जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, जो सीसीपी है, उन्होंने इकोनॉमी को कंप्लीटली कंट्रोल कर रखा है। चाइना के 4 सबसे बड़े बैंक्स जो हैं वो सारे के सारे कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करती है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना के पास कुछ $6.3 ट्रिलियन एसेट्स में है। एग्रीकल्चर बैंक के पास कुछ $5.6 ट्रिलियन, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक के पास कुछ $5.4 ट्रिलियन और बैंक ऑफ चाइना के पास $4.6 ट्रिलियन। मतलब इतना इनके पास पैसा है कि जेपी मॉर्गन चेज $4 ट्रिलियन के साथ भी इनके सामने छोटा लगता है। ये बैंक 1000 ब्रांचेस चलाते हैं चाइना में और मेजॉरिटी हाउस होल्ड सेविंग्स इन्हीं में जाती है। प्रॉब्लम ये है कि ये बैंक सीसीपी की सुनते हैं, मार्केट की नहीं। जब सीसीपी चाहती है रियल एस्टेट बूम तो वो चीप लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है लोगों को ताकि वो ज्यादा इन्वेस्ट कर सके, ज्यादा डेवलपमेंट हो सके और रियल एस्टेट बूम आ सके। अगर वो फैक्ट्रीज को चाहिए तो मैन्युफैक्चरर्स को लोन प्रोवाइड किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उनको तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को लोन दिया जाता है। और जो कंपनीज ये लोन लेती हैं उनमें से क्वार्टर मतलब 25% चाइना की इकोनॉमी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं। ये इन्वेस्ट करते हैं बिग प्रोजेक्ट्स में, नॉट बिकॉज दे आर फाइनेंशियली स्मार्ट बट बिकॉज जीडीपी फिगर्स पेपर पर बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ दिस इन द शॉर्ट टर्म। प्राइवेट कंपनीज में भी सीसीपी बोर्ड्स हैं जो कंपनी डिसीजंस ओवरराइड करते हैं, मतलब प्राइवेट कंपनीज के पास भी अपनी खुद की डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, उसमें भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बैठे हैं जो कि इनको ओवरराइड कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं घोस्ट टाउन्स की, जो कि रियल एस्टेट का एक मेजर डाउनफॉल आया इन चाइना। और इसका रीजन क्या था? जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने ईयर्स ओवर ईयर्स गलत इन्वेस्टमेंट की टू सर्व नो पर्पस। चाइनीज रियल एस्टेट मार्केट कुछ $130 ट्रिलियन का है और चाइना के जीडीपी में पीक पर ये कुछ 1/10 कंट्रीब्यूशन देता था। ये एक्सीडेंट नहीं था, लोकल गवर्नमेंट्स ने टन्स ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को पुश किया सिर्फ जीडीपी फिगर्स बूस्ट करने के लिए। प्रॉपर्टी डेवलपर्स को अलाउ किया गया मैसिव डेट में जाने के लिए और लैंड खरीदने के लिए। ये डेवलपर्स होम्स बेचते थे जो बिल्ड तक नहीं हुए थे। रिजल्ट क्या हुआ? चाइना ने मिलियंस घर ओवर बिल्ड कर दिए। मोस्ट एक्सट्रीम एस्टिमेट्स कहता है कि चाइना ने 3 बिलियन लोग के लिए घर बनाया जबकि उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 1.4 बिलियन है। और ये 1.4 बिलियन का फिगर भी प्रोबेबली सीसीपी ने इन्फ्लेट किया तो रियल हाउसिंग बबल और भी बिगर है। 2021 में पहला क्रैक दिखा जब एवरग्रांड डिफॉल्ट हो गया। क्राइसिस क्विकली स्प्रेड हो गए टू अदर डेवलपर्स लाइक कंट्री गार्डन क्योंकि ट्रस्ट रैपिडली इवेपोरेट होता गया। प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि बैंक थ्रेटन हो गए जो डेवलपर्स को लोन्स दिया था। सीसीपी को बेल आउट करना पड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को और अब $280 बिलियन एनुअली स्पेंड कर रही है एक्सेस प्रॉपर्टीज बाय अप करने में। तो ये सारी प्रॉब्लम थी घोस्ट टाउन्स की, जबकि रियल एस्टेट बूम दिखाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए चीप लोन्स दिए गए और इतने घर बन गए कि वो पॉपुलेशन जितनी थी उससे ज्यादा घर बना
के प्रोवाइड करे गए। अब इन सब की वजह से घोस्ट टाउन्स क्रिएट हुए कि घर बन के रेडी हैं पर उनमें रहने वाला कोई नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी की, लाइक वी टॉक्ड अबाउट चाइनाज इकोनॉमी, और जो उनकी पॉपुलेशन है वो पैसा जो है वो सेव ज्यादा कर रही है रादर देन स्पेंडिंग। तो जो चाइना की इकोनॉमी है वो ज्यादा डिपेंड करती है अपने एक्सपोर्ट्स पे। अब एक्सपोर्ट्स के लिए मैन्युफैक्चरर्स को चीप लोन दिया जाता है, सब्सिडीज दी जाती हैं और ज्यादा सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट की साइड से, ताकि वो चीप प्रोडक्ट्स जो हैं वो दुनिया भर में फैला सके और जो एक्सपोर्ट्स है वो अपने बढ़ा सके। और इसकी वजह से क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो बाकी देशों में है, दे फील दैट इट इज मच चीपर कि वो चाइना में प्रोड्यूस हो, इसलिए ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो शिफ्ट होती हैं चाइना में। बट ये एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है एंड इफ एक्सपोर्ट्स फॉर एनी रीजन कम होते हैं तो दिस विल हैव अ वेरी कैस्केडिंग और बहुत चेन रिएक्शन होगा ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी। सो अब आते हैं कि इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन एक्चुअली बहुत सिंपल है, लेकिन सीसीपी कभी इंप्लीमेंट नहीं करेगी ये। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जितनी है जो कि अपने बैक में बॉन्ड्स में पैसा रेज कर रही है और इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है इन द इकोनॉमी, तो आप ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज को प्राइवेटाइज कर दो, गवर्नमेंट बैंक से कंट्रोल हटा दो, फ्री मार्केट इकोनॉमी बना दो, लोगों को वेजेस ज्यादा दो। चाइना में सिर्फ 60% जीडीपी हाउस होल्ड्स के डिस्पोजेबल इनकम में जाती है, यूएस में कुछ 77% है। ऑफिशियल जीडीपी पर कैपिटा कुछ 12,600 है चाइना में, जो कि एक इन्फ्लेटेड फिगर है। एक्चुअली में जो एवरेज हाउस होल्ड की इनकम है दैट इज जस्ट $5,700 ईयरली। और अगर हम मीडियन डिस्पोजेबल इनकम को देखें तो वो और भी कम है, विच इज अबाउट $4,800। तो ये सिर्फ चाइना की प्रॉब्लम नहीं है, जब चाइना क्रैश होगा ग्लोबल सप्लाई चेन भी टूटेगी, वर्ल्ड ट्रेड गिर जाएगा, इंडिया जैसी कंट्रीज को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी बट शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट सब पर होगा। $19 ट्रिलियन बेकार पड़े हैं, डेट बॉम्ब टिक कर रहा है, एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी डेंजरस लेवल्स पर है, सीसीपी मिस्टेक्स छुपाने के लिए प्रिंटिंग कर रही है। कार्ल मार्क्स खुद अगर ये वाली सिचुएशन देखेगा तो वो शर्मिंदा होगा सीसीपी की ऐसी सिचुएशन जो उन्होंने क्रिएट करी है वो देखकर। कॉन्फ्यूशियस की एक कोट को याद रखना, प्राइड कम्स बिफोर द एक्चुअल डाउनफॉल। सो ये थी हमारी पूरी एनालिसिस रिगार्डिंग चाइनाज इकोनॉमी एंड वी वर ट्राइंग टू बर्स्ट द चाइनाज मिथ ऑफ ग्रोथ। आपको क्या लगता है चाइना को क्या एक्शन लेना चाहिए अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए और ज्यादा ओपन एंडेड करने के लिए? कमेंट सेक्शन में बनाओ, बेस्ट कमेंट वुड बी पिन्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।